ठंड में गरीब सास बहू का लकड़ी का घर। अरे रूपा, ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने ऐसी हालत में ज्यादा झुकने के लिए मना किया है ना? भाभी, आप ही तो पूरा दिन चिंटू पिंकी को संभालती हैं और घर के सारे काम भी देखती हैं। अगर मैं एक समय की झाड़ू लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? मुझसे ज्यादा मेहनत तुम और माँ जी करते हो, जो दिन रात लकड़ियों के सामान बनाकर उन्हें बेचती हो। जाओ, तुम थोड़ी देर आंगन में जाकर बैठ जाओ। इतने दिनों बाद इतनी अच्छी धूप खिली है। ठंड के मौसम में इतनी अच्छी कभी कभार ही खुलती है। क्या बात चल रही है देवरानी जेठानी में? देखिए ना माँ जी, भाभी जब देखो मुझे घर की कोई भी काम नहीं करने देती और खुद ही घर के कामों में लगी रहती हैं। रूपा बहू, माला बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसी हालत में तू मेरे साथ दिन भर बैठकर लकड़ी का सामान बनवाती है और उन्हें बेचती है। ये क्या कम है? कभी कभी तो मुझे लगता है अपने बेटों से शादी करवा कर मैंने तुम दोनों की जिंदगी खराब तो नहीं कर दी। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप देखना, एक दिन उन दोनों को जरूर अपनी गलती का एहसास होगा। इतना कहकर रूपा और रूपा की सास सरस्वती लकड़ी के बने हुए बर्तन, खिलौने और कई सारा सामान उठाती हैं और ले जाकर बाजार में बेचने लगती हैं। रूपा और माला दोनों के ही पति एक नंबर के नशेड़ी बाज थे, जिसके चलते वो कोई भी काम नहीं करते हैं। कहने को तो रूपा गर्भवती थी, लेकिन अपने घर का गुजारा चलाने के लिए अपनी सास के साथ मिलकर लकड़ी की चीजें बनाती और उन्हें बेचती। खेल खिलौने ले लो, खेल खिलौने, लकड़ी के बने हुए खेल खिलौने ले लो। अरे बहन जी, लकड़ी के बर्तन देखिए ना, कितने सुंदर हैं। और ये टोकरी, इसमें आप कुछ भी रख सकती हैं। बड़ी ही मजबूत है ये। सस्ते दामों पर सुंदर और मजबूत लकड़ियों से बने सामान ले लीजिए। बहू, सुबह से शाम होने आई है और आज तो मुश्किल से 50 रुपए की ही कमाई हो पाई है। ठंड काफी बढ़ गई है। चलो घर चलते हैं, वरना अंधेरा हो गया तो घर पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। दोनों सास बहू अपना लकड़ी का बना हुआ सारा सामान उठाती हैं और ठंड से कपकपाते हुए घर पहुंचती हैं, जहां वो देखती हैं। हमें नहीं पता, हमें शराब पीने के पैसे दो। तुम लोग जो पैसे कमा रही हो, उन पैसों का क्या कर रही हो? चुपचाप से हमें पैसे दो, वरना क्या? तुम दोनों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? केशव, तू तो घर का बड़ा बेटा है, तेरे दो बच्चे हैं, फिर भी तू पूरा दिन शराब पीकर इधर से उधर पड़ा रहता है। तुझे कुछ काम धंधा करना है या नहीं? और तू पूरम, तेरी पत्नी तो गर्भवती है। ऐसी हालत में तो उसे तेरे साथ की जरूरत है, और तू है कि? सरस्वती की बात सुनकर भी सरस्वती के दोनों नशेड़ी बेटे केशव और पुरम का इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। दोनों बेटे सरस्वती के हाथ से 50 रुपए का नोट छीनकर वहां से चले जाते हैं। ये सभी चीज देख घर में सभी की आंखों में आंसू आ जाते कि तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे मोहन जी, आप यहाँ, वो भी इतनी रात में? हाँ चलो, अब जल्दी से ये मकान खाली कर दो। ये मकान मैंने इन्हें बेच दिया है। मोहन जी, आप क्या कह रहे हैं? इस घर में तो हम रहते हैं ना? 6 महीना से तुम लोगों ने घर का किराया नहीं दिया। मैं कोई भगवान तो नहीं जो तुम लोगों को फ्री फोकट में घर में रहने दूं। चलो अब जल्दी से मकान खाली कर दो। मोहन जी, जरा सोचिए, ठंड का मौसम है, रात हो रही है, ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? रूपा भी गर्भवती है और मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। थोड़ा रहम कीजिए। एक बार में जो कहा तुम लोगों को समझ में नहीं आता? हाँ, घर खाली कर रहे हो या नहीं, या मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम लोगों से मकान खाली करवाऊं? मोहन किसी की भी नहीं सुनता और जबरन सभी लोगों से घर खाली करवा देता है। सरस्वती अपने दोनों बहू और पोता पोती के साथ रात में ठंड से कपकपाते हुए बेसहारा होकर दर बदर भटकती है। सभी लोग ठंड से कपकपा ही रहे होते हैं कि तभी मेरा पेट, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रूपा, संभालो अपने आप को। माँ जी, इसके पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? माला बहू, रूपा भी गर्भवती है। ऐसे ठंड भरे मौसम में बिना गर्म कपड़ों के इसके शरीर में ठंड आसानी से जा रही है। माँ जी, हम लोग क्या करेंगे? ऐसे में तो रूपा की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी सरस्वती को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखती है, जिसे देख सरस्वती जल्दी से रूपा को वहां ले जाती है और वहां पर बने बड़े पाइप्स के अंदर सभी लोग ठंड से बड़ी रात गुजारने लगते हैं। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और संभाल ले बहू,
कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी तो यह सर्दी भी थोड़ी कम हो जाएगी। सारा परिवार रात भर उस पाइप में ठिठुरते हुए रात गुजारता है। सुबह होने के साथ साथ थोड़ी बहुत ठंडी भी कम हो जाती है। माँ जी, अब हम लोग क्या करेंगे? ना ही तो हमारे पास रहने को छत है और ना ही खाने के लिए निवाला। लकड़ियों के सामान का काम भी सही से नहीं चल रहा है। ऐसे में तो हम सब लोग इस कड़ाके की सर्दी में तड़पते हुए ही मर जाएंगे। सारा परिवार परेशान बैठा होता है कि तभी हम सभी तो भूल ही गए हैं कि हमारे पास तो खुद की जमीन है, तो क्यों ना हम उस जमीन पर रहने के लिए अपना घर बनवाएं? वो जमीन तो पहले से ही बंजर है, तो उस पर तो हम लोग खेती नहीं कर सकते। कम से कम घर तो बना सकते हैं। यह तू क्या कह रही है बहू? हमारे पास खाने को निवाला नहीं है और तू घर बनाने की बात कर रही है। तुझे पता भी है घर बनाने में कितने पैसे लगते हैं? माँ जी, हमें इसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। जिस जंगल से हम सामान बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आते हैं, उस जंगल से हम अब लकड़ी का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आएंगे और लकड़ी का घर बनाएंगे। क्या लकड़ी का घर? हाँ भाभी, लकड़ी का घर। पहाड़ी इलाकों में जहाँ साल भर सर्दी का माहौल रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ पर सभी लोग लकड़ियों से बने घरों में ही रहते हैं। लकड़ियों से बने घरों में ठंडियों में गर्माहट और गर्मियों में ठंडक रहती है। इस घर में हम हर मौसम में आराम से रह सकते हैं। सारा परिवार जानता था कि लकड़ी का घर बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में सिर छुपाने के लिए अब इन सबके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी बंजर जमीन पर जाते हैं। रूपा और माला जंगल में जाकर लकड़ियां काटती हैं। वहीं सरस्वती अपने पोता पोती के साथ मिलकर घर की नींव के लिए खुदाई करती है और ऐसे ही लोगों को सुबह से शाम हो जाती है। माँ जी, हमने लकड़ी का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ काट ली हैं और खुदाई भी हो गई है। कल सुबह से हमें घर बनाने की तैयारी शुरू करनी होगी। ऐसे ही रात से सुबह होती है, जिसके बाद माला अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर का दरवाजा बनाती है। वहीं सरस्वती खिड़कियां और रूपा लकड़ी का घर बनाने में जुट जाती है कि तभी लकड़ियों को उठाते समय रूपा के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी। रूपा, कब से कह रही हूँ तुम आराम क्यों नहीं करती? भाभी, मेहनत तो हम सबको मिलकर करनी होगी, तभी हम लोग जाकर अपना लकड़ी का घर बना पाएंगे। रूपा की बात सुनकर सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर दोबारा घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पूरे परिवार का लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी देखिए, आखिरकार हमारा घर बनकर तैयार हो गया। अब हमें सर्दी में बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। अब खुद के मकान में रहेंगे। सभी लोग उस लकड़ी के बने हुए मकान में आराम से रहने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। जब भी कोई माला के बने हुए लकड़ी के घर को देखता तो वो उस घर की फोटो क्लिक कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता। सोशल मीडिया पर सभी लोगों को वो लकड़ी का बना घर काफी पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन, सुनिए, क्या ये लकड़ी का घर आप लोगों का ही है? इसे किसने बनाया? यह लकड़ी का घर हमारा ही है और इसे हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है। मेरा नाम हर्ष सिंघानिया है और मैं एक होटल का ओनर हूँ। मुझे आपका लकड़ी का घर काफी पसंद आया है। मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले में आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ, और इसी के साथ अगर आप ऐसे लकड़ी के घर मेरे लिए और बना सकते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से पैसे दूंगा। लकड़ी का घर तो सिर्फ हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, लेकिन गांव में मैंने पहली बार देखा है। उस होटल ओनर की बात सुन सारा परिवार बहुत खुश होता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर बहुत सारे लकड़ी के घर बनाते हैं और देखते ही देखते पूरे परिवार की गरीबी भी खत्म होने लगती है। कुछ ही दिनों में रूपा भी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। गरीब ससुराल में आया नया कंबल और हीटर। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। अरे गीता, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दे। ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही हैं। इस सर्दी ने तो बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी है। सही कहा माँ जी आपने, बिल्कुल सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। इस सरसराती सर्दी में गुजारा करना, ऊपर से देख रही हो लकड़ियां भी गीली हो चुकी हैं। रात भर ठंड के कारण ओस गिरती रही और सारी लकड़ियां गीली हो गईं।
हाँ बहू, चल मैं राशन लेने जा रही हूँ। सरकार की तरफ से फ्री का राशन मिलता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। ऐसा कहने के बाद नीलम राशन लेने चली जाती है और गीता मुन्ना को सुलाकर घर के कामों में लग जाती है। ओहो हो, कितनी ठंड हो रही है, कितना ठंडा पानी है, बिल्कुल सुई की तरह चुभ रहा है। कुछ ही देर में नीलम सरकार द्वारा मिला हुआ फ्री का राशन लेकर घर में रख देती है, जिसमें एक बोतल मिट्टी का तेल भी होता है। यह सामान यहीं रख देती हूँ और थोड़ी सी लकड़ी लाकर सबसे पहले मिट्टी के तेल से लकड़ियां जलाऊंगी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। नीलम ऐसा सोचकर लकड़ी लेने के लिए चली जाती है तो वहीं गीता का मुन्ना जग जाता है, जिसके बाद वह लुढ़कते लुढ़कते मिट्टी के तेल की बोतल के पास पहुंच जाता है और वह उसी के साथ खेलने लगता है और इसी के चलते मिट्टी के तेल की बोतल पूरी खाली हो जाती है और सारा मिट्टी का तेल बहता हुआ कंबल पर पहुंच जाता है। तभी वहां नीलम आती है। अरे ये सब क्या हो गया, यह मुन्ना ने क्या कर दिया, सारा मिट्टी का तेल कंबल के ऊपर ही गिरा दिया, पूरा का पूरा कंबल खराब हो गया। नीलम को ऐसा बोलते देख गीता फौरन सारे काम छोड़कर घर के अंदर आती है, जहां वो देखती है कि पूरे कंबल पर मिट्टी के तेल और घर के अंदर चारों तरफ मिट्टी के तेल की बदबू फैल जाती है। अरे माँ जी, ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ? नीलम गीता को बताती है, जिसे सुनने के बाद वह भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उनके पास एक ही तो कंबल था जो कि अब खराब हो चुका था। हे भगवान, अब हमारी सर्दियां कैसे बीतेंगी। इस कंबल के सहारे ही तो हम लोग जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन देखो अब ये कंबल भी नहीं बचा। अब हम लोग रात को ठंड में क्या ओढ़ेंगे। सही बोल रही हो माँ जी, पूरे कंबल में मिट्टी का तेल तेल हो चुका है। अगर जरा भी कोई चिंगारी हुई तो पूरा कंबल जल जाएगा, जिससे हमारी जान को खतरा है। गीता ऐसा कहकर उस कंबल को अपने घर के बाहर आंगन में फेंक देती है और वहीं दूसरी तरफ उसका पति उमेश गांव के नाले में ठंडे ठंडे गंदे पानी में घुसकर साफ सफाई कर रहा होता है। हाय हाय, बहुत ठंडा पानी है और ये ठंडी ठंडी हवाओं में तो और भी ज्यादा ठंड लग रही है। हाय, क्या करूं, मेरे तो पैर भी अकड़ गए हैं इसी पानी के अंदर खड़े खड़े। उमेश ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसका मालिक आता है और उसे डांटने लगता है। यहाँ पर बेफालतू में तुझे खड़ा करने के पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी नाले से गंद निकाल और इसे साफ करके बाहर आ, अभी और भी नाले साफ करने हैं। उमेश क्या ही करता बेचारा, वह चुपचाप डांट सुनने के बाद भी नाले साफ करता है और अपना काम करता रहता है। शाम को वह काम करने के बाद अपने मालिक के पास पैसे लेने जाता है, लेकिन उसका मालिक उसी समय बहाने बना देता है। काम का आज दूसरा दिन है और तू इतनी जल्दी पैसे लेने आ गया, अभी कोई पैसे नहीं है, कम से कम हफ्ता भर तो काम कर, उसके बाद पैसे देता हूँ। ठीक है मालिक, जैसा आप कहो, लेकिन हमारे घर में बहुत परेशानी है मालिक, 2-4 दिन में पैसे दे देना। हाँ हाँ चल ठीक है, अब जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। यह सुनकर उमेश अपने घर वापस लौट आता है, जहाँ उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वह आते ही सबसे पहले अपनी पत्नी से कहता है, अरे यहाँ मुन्ना चटाई पर ऐसे ही लेटा हुआ है, कंबल कहाँ है? मुन्ना को ठंड लग गई तो, और मुझे भी ठंड लग रही है। उमेश के पूछने पर गीता उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद उमेश भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उनके पास और कोई साधन नहीं था, जिसके चलते बेचारी गीता घर के कोने में देखती है कि 2 फटे हुए पर्दे पड़े हुए हैं, जिससे वह पर्दों को जोड़कर बड़ा कर लेती है और रात को वह सभी एक साथ जब सोते हैं तो पर्दे ही ओढ़ लेते हैं। रात भर उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अगले दिन सुबह तक उमेश की और मुन्ना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ जी, अभी तक सो रहे हो, काम पर नहीं जाना है क्या? जैसे ही गीता उमेश को हाथ लगाती है, उसका बदन बहुत ज्यादा तप रहा होता है। अरे ये क्या, इनका बदन तो बहुत ज्यादा तप रहा है, लगता है रात भर ठंड में सोने की वजह से हालत खराब हो गई है। वहीं जब गीता अपने बच्चे मुन्ना को दूध पिलाती है तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वो भी बुखार में होता है। देखो ना माँ जी, एक ही दिन में क्या हो गया, यहाँ पर उमेश जी की तबीयत खराब हो गई और यहाँ मुन्ना भी बुखार में पड़ा है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम इन्हें दवाइयाँ दिला सके। यह कैसी मुसीबतें पड़ रही हैं, ऊपर से यह ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। नीलम ऐसा कहते हुए कपकपा रही होती है। अपने परिवार की यह हालत देखकर गीता को बहुत दुख होता है। उसने जो पैसे जोड़े हुए होते हैं
उन पैसों से वह अपने पति और अपने मुन्ना को दवाई तो दिला देती है, लेकिन बिना कंबल के उन्हें जरा भी आराम नहीं मिल पाता। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। उमेश जी की तबीयत के चलते अब वह काम पर तो जा नहीं पाएंगे, घर का गुजारा भी करना है और मुन्ना को दवाई भी दिलानी है। गीता ऐसा सोचकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सारा दिन यहाँ से वहाँ धक्के खाने के बाद उसे कहीं काम नहीं मिलता, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद एक औरत उस पर तरस खाकर उसे अपने घर की साफ सफाई का काम दे देती है। लेकिन वह औरत बहुत ज्यादा खड़ूस होती है। उसके पास कोई भी नौकरानी टिक नहीं पाती थी, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता। जितना काम बता रही हूँ उतना ही करना है और कभी भी हमारे कमरों के अंदर नहीं जाना है। याद रखना, जो कहा है अगर तुमने नहीं माना तो जब नौकरी से निकालूंगी तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पास यहाँ काम करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। ये जैसा कहती है मुझे कर लेना चाहिए। गीता ऐसा सोचकर वहाँ काम करना शुरू कर देती है। वहाँ काम करते करते उसे कुछ दिन हो जाते हैं, जिसके चलते केसरी उसकी नीयत को देखने के लिए जहाँ मर्जी अपने पैसे छोड़कर चली जाती, लेकिन जब वह वापस आती तो उसे उसके पैसे वहीं पर मिलते। इसी के चलते केसरी को गीता के ऊपर भरोसा होने लगता है। लेकिन एक दिन केसरी उसे थाली में कुछ ले जाते हुए देखती है। मुझे तो पता ही था ये लड़की चोर है, जरूर कुछ चुरा कर ले जा रही होगी। देखो तो सही आखिर कहाँ जा रही है और इसने क्या चुराया है। आज तो मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। केसरी ऐसा सोचकर गीता का पीछा करती है। गीता जैसे ही घर पहुंचती है वह उस थाली के अंदर से केसरी के घर का बचा हुआ खाना निकालकर अपने परिवार को खिलाती है और कहती है, मेरी मालकिन बहुत खड़ूस है, उसे बताकर लाती तो शायद खाना नहीं देती, क्योंकि उसे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है और मैं आप लोगों को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए वहां से खाना चुरा कर लाई हूँ। ये लीजिए, खा लीजिए। अपनी आंखों से यह नजारा देखकर केसरी को उन लोगों पर बहुत तरस आता है, जिसके चलते वह उन्हें देखकर अपने मन में सोचती है, कितने गरीब हैं ये लोग, पास तो खाना भी नहीं है, ऊपर से घर के पर्दे ओढ़ लेते हैं, ना कंबल है ना हीटर है, किस तरह से गुजारा करते होंगे। केसरी ऐसा सोचकर वापस घर लौट आई है। अगले दिन जब गीता काम करने के लिए केसरी के घर पर आती है, केसरी उसे एक नया कंबल, हीटर और कुछ पैसे देकर कहती है, एक बार मुझे किसी पर भरोसा हुआ है, यह लो, एक कंबल, हीटर तुम्हारी सर्दी के लिए और यह कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। कंबल और हीटर को देखकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी मालकिन से कुछ कह नहीं पाती। उस दिन वह बहुत खुश होती है। वह कंबल और हीटर को अपने घर ले आती है, जहाँ वह हीटर अपने टूटे फूटे घर में चला देती है। देखा कितनी जल्दी इसने हमारे इस टूटे फूटे घर को भी गर्म कर दिया। अब तो ठंड ही नहीं लग रही है। ये लो उमेश जी, कंबल ओढ़ लो, आपको बहुत ठंड लग रही थी। अब आपकी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाएगी और मेरा मुन्ना भी ठीक हो जाएगा। कंबल और हीटर को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आखिरकार गीता की मेहनत सफल हो जाती है। वहीं कुछ लोग बाहर से खड़ूस तो होते हैं, लेकिन दिल के बहुत नरम होते हैं और वह दूसरों की मदद भी करते हैं।